इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी 400 पार और राहुल गांधी 40 से नीचे, ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही कैलकुलेशन इंडिया अलायंस के नेताओं का है। ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े नेताओं का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इंडिया अलायंस ने अपना कैलकुलेशन निकालना शुरू किया है, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि राहुल का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है, मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर माथापच्ची करने जा रहे हैं, उनसे पूछा जाता है किस सीट पर जीतने वाले हैं। पहले यह बताइए, ममता ने बात आज खुल्लम खुल्ला कह दी, यह तक कह दिया कि ऐसा ना हो कांग्रेस 40 से नीचे आ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज 400 के पार का नारा क्यों लगा दिया, यह बात क्यों कह दी? क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी को कौन जिता रहा है? मोदी को जिताने वाले सबसे पहले नेता राहुल गांधी हैं। क्या आप जानते हैं मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस ने कितनी मीटिंग्स की? सिर्फ 6। तो क्या कोई सिर्फ 6 दिन मीटिंग करके मोदी को हरा सकता है? आज मोदी ने खुद जवाब दिया, पब्लिक के बीच आकर कहा। मोदी ने जो कहा उसका इशारा समझिए और इंडिया अलायंस ने जो किया वो इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी के कट्टर दुश्मन भी अब यही कह रहे हैं, 24 में 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। जानते हैं ये किसने कहा? ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, खरगे ने कहा है, मोदी के सामने कहा, संसद में कहा। मेरा दावा है। राज्यसभा का ये फ्रेम देखिए, मोदी के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए, पूरा विपक्ष शॉक में है। आखिरकार खरगे ने दिल पर पत्थर रखकर 24 में 400 पार वाली बात कह दी। सुनते ही प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या था, ये सब दिखाएंगे। पहले ये ऑडियो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो, तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं। मोदी कहीं नहीं जा रहे, 24 में तीसरी बार आ रहे हैं। सारे सर्वे यही बता रहे हैं। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी ऐसे ही ट्रेंड सामने आ रहे हैं। मसला बस सीटों का है। क्या खरगे भी यही मान रहे हैं? मोदी जी कहते हैं जब भी उम्मीद खत्म होती है, मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है कि वो अकेले ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। मोदी जी ने वाराणसी में कहा मोदी की गारंटी सुपरहिट होगी, और इसी तरीके से मोदी की सीटें कम करने के लिए एक नया चिप फिट करने की कोशिश हुई है। डिवाइड एंड रूल। क्या 24 के लिए यही है मोदी विरोधियों का टूल? क्या देश तोड़कर, समाज को बांटकर 24 में राज करना चाहती है इंडिया अलायंस? क्या नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से लड़ाकर मोदी को हटाना चाहती है इंडिया अलायंस? क्या हिंदू को मुसलमान से भिड़ाकर, आपस में लड़ाकर वोट बटोरना चाहती है इंडिया अलायंस? एक साथ कई लोकेशन पर मोदी विरोधी टोला इकट्ठा हुआ है। राहुल झारखंड में दाखिल हो गए हैं। झारखंड में सोरेन की पार्टी के विधायक हैदराबाद में लैंड कर चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में माइक और तख्ती पकड़कर शोर शराबा करने लगी है और बिहार में तेजस्वी की पार्टी आग उगल रही है। सबका मकसद एक है, 24 में मोदी को हटाना, पब्लिक को मोदी के खिलाफ भड़काना, इस तरह के एडिटेड पोस्टर फैलाना, पोस्टर के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक टेक्स्ट लगाना, पब्लिक में जाकर नारे लगवाना। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है।
डिवाइड एंड रूल वाला इकोसिस्टम क्या कर रहा है? वो लोकतंत्र खत्म हो गया वाली मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। देश को बांटो और राज करो वाले रास्ते पर चल रहा है। डेमोक्रेसी इन डेंजर वाला टेक्स्ट चिपका रहा है। मगर क्या ऐसा करके इंडी अलायंस 24 का चुनाव जीत जाएगी? क्या वो सच में मोदी को हरा देगी? इसका जवाब है नहीं। पहली हेडलाइन पढ़िए, मोदी इज ऑन ट्रैक टू विन। दूसरी हेडलाइन पढ़िए, 24 में मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर हैं। मोदी के आगे नहीं कोई दूसरा कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 24 में फिर से मोदी ही वापस आ रहे हैं, हैट्रिक बना रहे हैं। बस सीटें कितनी आएंगी, इसी पर सारा खेल टिका हुआ है। देश का मिजाज क्या है? कुछ और नई हेडलाइन आपके सामने है। क्या मोदी विरोधी डिवाइड एंड रूल वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं और मोदी यूनाइट एंड विन वाला फॉर्मूला लेकर आ गए हैं? मोदी जिताओ फॉर्मूला कैसे काम करेगा? आंकड़ों के साथ आपको आगे बताएंगे। पहले यह समझिए कि मोदी को रोकने के लिए क्या सच में डिवाइड एंड रूल वाला प्लान बना? फिर स्क्रिप्ट कहां लिखी गई? ये कोड कहां से लॉन्च हुआ? ट्रायल कहां हुआ? इस प्लान को दिल्ली में कैसे लागू किया गया? विरोधियों के डिवाइड एंड रूल वाले प्लान का पहला चैप्टर कर्नाटक में लिखा गया। वही कर्नाटक जहां पिछली बार राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोली थी। मगर 24 के लिए नया प्लान बना है। डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी वहीं से आई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई ये हैं डीके सुरेश, जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। क्या कांग्रेस के माननीय सांसद दक्षिण भारत को अलग देश का दर्जा दिलाने की बात सोचने लगे हैं? दक्षिण को बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, यूपी से, देश के हर कोने से जुदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। बांटो और राज करो की राजनीति करते दिखते हैं। बवाल मचता है तो सोशल मीडिया पर खुद को प्राउड इंडियन, प्राउड कन्नाडिगा, यूनाइटिंग द नेशन वाला टेक्स्ट चिपकाते हैं। मगर ये नहीं बताते कि उन्होंने दक्षिण भारत को अलग दिखाने की कोशिश क्यों की, और ये गलती हो गई तो कांग्रेस ने डांट क्यों नहीं लगाई? अपने नेता को फटकार लगाने की जगह उल्टे कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी पर ही निशाना साधना शुरू कर चुका है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, संसद सदस्य भी है। उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दिए, तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मारा तुम्हारे पास। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं।
एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। मोदी ने ये बात आज नहीं 2023 के दिसंबर में ही कह दी थी। मोदी ने तभी हिंट दे दिया था कि जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आएगा, विरोधी देश का बंटवारा करेंगे। मोदी ने तभी तो विरोधियों के लिए डिवाइसिव एजेंडा वाली ये लाइन लिखी थी। डिवाइसिव यानी टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, बांटने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। मोदी ने जो कहा शब्दशः वही हो रहा है। बांटो और राज करो वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। मैडम सोनिया गांधी, क्या आप माफी मांगेंगी? राहुल गांधी, क्या आप माफी मांगेंगे? और खड़गे जी, रोज जो आप मोदी जी पर क्या क्या नहीं कहते कि फासिज्म है, इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप माफी मांगेंगे? क्या इनको सस्पेंड करेंगे? ये हम बड़े सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता पर इतना गहरा आघात किया गया है और कांग्रेस पार्टी खामोश है। राहुल गांधी इज supposedly moving in the entire country to unite India, and the important leader is publicly declaring to break away India. सवाल है कि राहुल की पार्टी मोदी के खिलाफ जो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला लेकर आई है, 24 में उसका कितना असर पड़ेगा, या फिर मोदी फैक्टर के आगे सब बेअसर ही रहेगा? इसे आंकड़ों से डिकोड करते हैं। कर्नाटक का डेटा देखिए, जहां 23 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती, मगर बीजेपी का वोट शेयर 36.3% रहा। 2018 में भी बीजेपी को यहां से 36.2% वोट मिले, यानी नुकसान नहीं हुआ। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की बात करें तो 19 में यहां की 28 में से 25 सीटें मोदी को मिली थी। तेलंगाना में भी 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार तेलंगाना में एक सरप्राइज हुआ है। 2018 में जिस तेलंगाना में बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिली थी, वहां इस बार उसे 8 सीटें मिली हैं। बीजेपी का वोट शेयर भी डबल हुआ है, 7% से 14%। तेलंगाना जैसे राज्य में बीजेपी अब 3 नंबर की पार्टी हो गई है, यानी इस दक्षिणी राज्य में लोकसभा चुनाव में अब टक्कर मोदी बनाम राहुल की ही होगी। और उस सिचुएशन में तेलंगाना में मोदी की ही सीटें बढ़ेंगी, राहुल की नहीं। यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दक्षिण का किला पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इस बार तमिलनाडु में भी बीजेपी डबल डिजिट में जा सकती है। ऊपर से कांग्रेस की बांटो और राज करो वाली अप्रोच से भी साउथ में मोदी का ग्राफ बढ़ सकता है। मोदी को फायदा तो राहुल को घाटा होना कंफर्म है। बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है? आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस ने मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हुए दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। पूरा देश एक है, ये तो हम मानते हैं। और इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इस बार तो विरोधी खेमे ने खुद ही मोदी को मौका दे दिया है। एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब की बार मोदी ही 400 पार।
और ये टेक्स्ट आप मोदी कैबिनेट के हर मिनिस्टर की टाइमलाइन पर देख सकते हैं। डंके की चोट पर मोदी का हर मंत्री वही टेक्स्ट फिट कर रहा है और इसके लिए भी क्रेडिट बाकायदा खरगे को ही दे रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो संसद के भीतर वो कांग्रेस अध्यक्ष के 400 पार वाले नारे पर खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और शाम आते आते मोदी ने कैमरे पर कह दिया कि पहला दूसरा टर्म तो फिनिश हो गया, अब तीसरे टर्म की बारी है और 400 की पूरी तैयारी है। गौर से सुनिएगा प्रधानमंत्री ने कैसे इशारों इशारों में विपक्ष की डिवाइसिव टैक्टिक को पंक्चर किया। आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा तो यहां तो सारे हॉर्स पावर लोग वाले बैठे हैं। तब तय हो गया है कि किसको कहां से हौसला मिलने वाला है। जब मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। सोचिए, मोदी तीसरे टर्म की तैयारी किए बैठे हैं, राहुल अभी यात्रा के रूट में ही फंसे पड़े हैं। बंगाल पहुंचते हैं तो कुछ देर के लिए ब्रेक लग जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो झारखंड की ओर चल देते हैं। कांग्रेस को लगता है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 24 में सीटें जोड़ने की प्रचुर मात्रा है। जयराम रमेश को लगता है कि राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीत का बूस्टर डोज दे दिया है, पूरी तरह रिचार्ज कर दिया है। ये हमारे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि हमारे कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा आई है, एक नई शक्ति आई है। अभी अभी हम तारापीठ से होकर आए हैं, शक्तिपीठ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक शक्तिपीठ के माफिक है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत फायदेमंद होगा। मगर इसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि राहुल को खुद अपनी ही यात्रा वाले रूट में खर्च के लिए जगह जगह रिचार्ज करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सालाना ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने 71 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। 2022-23 में कांग्रेस ने चुनावों पर 192 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने अपने खर्चे का एक बड़ा हिस्सा यानी 40 करोड़ रुपए प्री पोल सर्वेस पर खर्च किए। 2021-22 में प्री पोल सर्वे वाला ये खर्च सिर्फ 23 लाख रुपए था। यानी 24 के लिए राहुल की रीलॉन्चिंग पर सिर्फ प्री पोल सर्वे में कांग्रेस ने 39 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, ताकि देश का मूड, देश का सेंटीमेंट पता चल सके। मगर अब तो यही लग रहा है कि कांग्रेस को यहां भी भारी घाटा होने वाला है, क्योंकि राहुल अभी भी यही गिन रहे हैं कि उनको छोड़कर कितने नेता पाला बदल चुके हैं। वो यही सोच रहे हैं कि ईडी कहां जाने वाली है, अब किसे पकड़ने वाली है, ममता साथ आने वाली है या नहीं आने वाली है।
दगा तो नहीं देने वाली। I want people like Hemanto and Milind to leave. Perfectly okay with it. Hemanto represents a particular type of politics, right? That's not the politics of the Congress party. I mean, have you seen some of the statements that Hemanto makes about Muslims? Yes. एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस आया, मेरा 55 घंटे इंटेरोगेशन चला। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा। राहुल अपनी यात्रा में ममता को याद कर रहे हैं। ममता अपने राज्य में धरने पर बैठी हैं। दीदी के पीछे पोस्टर वही मोदी विरोधी वाला है, मगर वो कोस राहुल को रही हैं। खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि 400 तो मोदी ही जीतेंगे, कांग्रेस 40 सीट तक नहीं जीत पाएगी। শুনুন, আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছি, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। सोचिए, जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, उस वक्त कांग्रेस टीएमसी को, ममता राहुल को कोस रही हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ तक इंडी अलायंस वालों की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। सब एक दूसरे को घमंडी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, क्योंकि जान तो सब रहे हैं 24 में मोदी ही आ रहे हैं, 400 के पार जा रहे हैं और विरोधी तीसरी बार हार रहे हैं। आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहां खेल सब कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस खेल रही है। कल सीट पर बात हुई और सीट बटी नहीं जाती, क्योंकि क्यों बताएंगे आपको। यूपी विधानसभा में बीजेपी के सारे विधायक कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनकर आते हैं। जानते हैं क्यों? यूपी के ग्राउंड पर जो चल रहा है उससे कहीं ज्यादा अंडरग्राउंड है। यूपी में अगर 80 सीटों का अंडर करंट समझना है तो उसका सेंटिमेंट समझना होगा। वो सेंटिमेंट क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। क्या यूपी की 80 सीटें जीतना इतना आसान है? राम का नाम, अयोध्या का काम, काशी में बाबा मिले और 80 सीट पर कमल खिले। योगी आदित्यनाथ इस एक वीडियो को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? क्या इसी वीडियो में 80 की बात फंसी है? बिहार का चुनाव अंक गणित वाला पर्चा है।
यूपी का चुनाव केमिस्ट्री का पेपर है। फर्क क्या है? बीजेपी ने एक सर्वे शेयर किया, उससे समझिए। बिहार में अगर बीजेपी नीतीश से हाथ नहीं मिलाती तो लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें नहीं पाती और अगले साल विधानसभा का चुनाव हार जाती। नीतीश के साथ आने से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों आसान हो गया। जब बिहार में अंक गणित चल रहा है तो बगल में यूपी में रसायन शास्त्र की राजनीति शास्त्र है क्यों? पूरा पेपर समझना है तो सबसे पहले सैंपल पेपर की तरह विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के मंत्री और विधायक राम नामी का पटका पहन कर आए हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर भी प्रभु राम की होर्डिंग लगी है। मतलब क्या है? राम का नाम हो रहा है और 24 में चुनाव जीतने का काम बन रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यूपी में सनातनी मतदाता 80% और मुस्लिम मतदाता 20% है। यूपी के चारों कोनों में 80% सनातनी मतदाता को योगी कैसे कनेक्ट कर चुके हैं, इसे यहां समझिए। अवध क्षेत्र के चुनावी रण को योगी ने राम मंदिर के जरिए साध लिया है। यहां लोकसभा की 18 सीटें हैं जिन्हें राम लहर में जितना मुश्किल नहीं है। पूर्वांचल की लड़ाई में ज्ञानवापी ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया है। यहां 26 लोकसभा सीटें हैं। मथुरा के जरिए बीजेपी ने ब्रिज क्षेत्र को साध लिया है जहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने संभल की कल की पीठ को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। जाटलैंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में 24 में किसकी बिसात जो बीजेपी को रोक सके? यह बजट पर सवाल उठाने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल बने हुए हैं और इसका जवाब जनता की अदालत में 2024 के चुनाव में मिल जाएगा, जब प्रचंड बहुमत की तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राम लहर में समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा एजेंडा बचा नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? महंगाई, कानून व्यवस्था और रोजगार पर बीजेपी को घेर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश को सनातन वोट बैंक की एकजुटता से डर सता रहा है। वो देख रहे हैं कि बाबा का वोट 50% को क्रॉस कर 60% की तरफ बढ़ चला है। ऐसे में 20% मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो क्या कर लेंगे? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। तो आपके पास कम से कम स्ट्रेटजी तो हो कि आप उनसे कैसे लड़ोगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एलीट क्लास से लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा वोटर किसान है, गरीब है, हमें 10 बार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं। और फिर बीजेपी को जब हार दिखाई देती है तो वो भगवान के पीछे छिप जाती जाके। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद मुसलमान का कंफ्यूजन और बढ़ गया है। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बीच चक्कर काटना पड़ रहा है। मुसलमानों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के उस फैसले को भी चुनौती दी जिसमें डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला सुनाया गया था। अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष भारी कंफ्यूजन में है कि क्या करें और कहां जाएं। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है,
ये तमाम मसाइल उठ रहे थे, लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। मुसलमानों के लिए यही कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी के लिए 24 में खतरे की घंटी। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने अखिलेश की टेंशन और बढ़ा दी। सर्वे में ऐसा क्या है जिससे अखिलेश यादव परेशान है? सर्वे के मुताबिक यूपी के मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक 60% मुसलमान का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। इसी डर से अखिलेश इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेस खास तौर पर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटें छोड़ना नहीं चाहती, जहां 7 लोकसभा सीटें ऐसी जिनमें 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इन सीटों में मुरादाबाद 51% मुस्लिम है, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 41% मुसलमान हैं। मुस्लिम वोट की इसी लड़ाई में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भले इसे स्वीकार नहीं करे, लेकिन मुंबई में प्रकाश आंबेडकर ने यूपी की पिक्चर क्लियर कर दी। इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही। जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते, माझ्या माहितीप्रमाणे दोघंही पाठ झालेले आहेत। काँग्रेस वेगळी चालली आहे आणि एसपी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे। होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असं पाहतोय। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही 11 सीटों पर कैंडिडेट इसलिए घोषित किए गए ताकि चुनाव की तैयारी का टाइम मिल सके। अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते। लेकिन बसपा से जो चर्चा की बात शुरू हो गई है, अगर सपा की बात मैंने पहले ही बोला ये शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। लोकसभा में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो समाजवादी पार्टी का अगर संभल भी इस बार ढह सकता है। यह एमवाई कॉम्बिनेशन कितना मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। 1977 से 2019 तक 12 चुनाव हुए। संभल में 6 बार यादव कैंडिडेट चुनाव जीते। यहां से मुलायम सिंह यादव 2 बार और प्रोफेसर राम गोपाल यादव 1 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। संभल में क्यों एमवाई कॉम्बिनेशन जीत का गारंटी रहा है, इसे भी जान लीजिए। संभल में मुस्लिम 7.5 लाख हैं, एससी 3 लाख, यादव 1.5 लाख, सैनी 1.5 लाख, ठाकुर 1 लाख और जाट 90,000 हैं। लेकिन इस बार बीजेपी 2014 की तरह फिर संभल जीतने के लिए जाल बिछा चुकी है। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को संभल आ रहे हैं, जहां वो कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। इससे संकेत मिल रहा है कि संभल में इस बार बीजेपी राम के मार्ग से ही कमल खिलाने की तैयारी में है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान राम संभल में कल्की अवतार लेंगे। संभल में कल्की भगवान का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है। पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को सुबह 10 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। करोड़ों कल्की भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं
भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पधारें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का फैसला किया और मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ हूं अभी तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल होऊंगा तो ढोल बजा के शामिल होऊंगा, कोई चोरी चोरी थोड़ी होऊंगा। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री जी पर कोई विशेष दैवीय कृपा है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। अखिलेश का अपना सर्वे बता रहा है कि यूपी में मुस्लिम वोट खिसक रहा है, लेकिन अखिलेश इस बात पर खुश हैं कि बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काटने जा रही है। इस कैलकुलेशन को वो इस तरह कर रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। मैंने आपसे क्या कहा, आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? उनका यही मिस कैलकुलेशन 2014, 2017, 2019 और 2022 में हार का कारण रहा है, और 2024 की राम लहर में उनका क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।